हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स एनसीईआरटी में एससीईआरटी पे आधारित दोस्तों ये क्लास नोट्स है दोस्तों, और ये रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का दोस्तों हम क्लास नोट्स करने वाले फ्रेंड्स, वो भी एनसीईआरटी बेस्ट नोट्स है दोस्तों, जो कि रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा निकाला गया दोस्तों। और इस पुस्तक में दोस्तों, इस बुक में दोस्तों 6 से लेकर दोस्तों 12 तक का टोटल महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों केमिस्ट्री का दिया गया दोस्तों, जो कि आपके आगामी परीक्षा जितने सारे अभी होने वाले फ्रेंड्स सारे एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर यह सेशन आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अभी तक में टोटल हम लोग का देखिए फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट हम लोग का चैप्टर स्टार्ट चल रहा है फ्रेंड्स, और ये परमाणु संरचना, सेकेंड हमारा परमाणु संरचना का टॉपिक चल रहा है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक में हम लोग जहाँ तक किए थे उसके आगे हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो अभी तक नहीं देखे दोस्तों मेरे पिछले वाले सेशन को, वो इसी चैनल पे चले जाइएगा और वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा दोस्तों। घटना चक्र का सॉरी दोस्तों, ये क्लास नोट्स रुक्मणी का दोस्तों, वहाँ पे आपको इसके बैक वाले सेशन मिल जाएंगे दोस्तों। हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा दोस्तों, तभी आपको आगे समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखिए, इससे पीछे जो था उसके आगे है दोस्तों ये, इसका अर्थ यह है कि लाल विकिरण, ये विकिरण किसी विशेष ताप पर अधिक तीव्र होते हैं तथा दूसरे ताप पर नीले विकिरण अधिक तीव्र होते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त परिणामों की संतोषजनक व्याख्या नहीं की जा सकी, और मैक्स प्लांक ने इस मान्यता के आधार पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त किया कि विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन दोलित्रों कृष्णिका की दीवारों के परमाणु से होता है, और यह लगातार विद्युत चुंबकीय विकिरण के दोलित्रों के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। प्लांक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त डिस्क्रिएट भागों में बांटा जा सकता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि मैक्स प्लांक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मतलब डिस्क्रिएट मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करते हैं, न कि अनवरत रूप में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक या क्वांटम नाम दिया गया। और विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति v के समानुपाती होती है। इसे समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका देखिए फ्रेंड्स फॉर्मूला जो है दोस्तों E=hv, और जिसमें देखिए फ्रेंड्स अनुपातिकता स्थिरांक h को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है, और इसका मान 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है दोस्तों। और ऊर्जा का मान निम्नलिखित समुच्चय में से कोई भी हो सकता है, परंतु इन मानों के बीच में कोई मान नहीं हो सकता दोस्तों। जैसे इक्वल टू देखिए E=0 hv 2hv 3hv (n)hv। और इस सिद्धांत के अनुसार प्लांक कृष्णिका से विभिन्न तापों पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता, वितरण की आवृत्ति तथा अथवा तरंगदैर्घ्य के फलन के रूप में व्याख्या कर सके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैक्स प्लांक देखिए दोस्तों 1858 से 1947 के बीच इसका दोस्तों था। और मैक्स प्लांक एक जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे, और उनके द्वारा दिए गए क्वांटम सिद्धांत के लिए उन्हें सन 1918 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उन्होंने ऊष्मागतिकी और भौतिकी के अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सन 1887 में एच हॉट्स ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, जिसमें कुछ धातुओं जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर दिखाया गया इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम इस प्रकार है। धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल टाइम टैग नहीं होता है। और निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की संख्या अल्फा प्रकाश की तीव्रता। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। और v=v0 आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। प्रकाश, और देखिए फ्रेंड्स प्रकाश, और ये देखिए फ्रेंड्स ये निर्वात हो गया, निर्वात कक्ष हो गया, ये बैटरी हो गया दोस्तों, और विद्युत धारा मापी हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, धातु प्रवाह हो गया, संसूचक और प्रकाश हो गया दोस्तों। डायरेक्ट प्रकाश दोस्तों इस पे पड़ती है, तब इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है दोस्तों।
और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक निर्वात कक्ष में एक धातु की साफ जिससे सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण टकराती है, धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। यह एक संसूचक द्वारा गिने जाते हैं जो उनकी गतिज ऊर्जा का मापन करता है और निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। और निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन 1905 में दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में सफल हुए। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा द्वारा फोटोन धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है और फोटोन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। और यदि टकराने वाले फोटोन की ऊर्जा hv है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा hv0 जिसे कार्यफलन W0 भी कहते हैं, ऊर्जा में अंतर hv - hv0 फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। ऊर्जा के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का अनुसरण करते हुए निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समीकरण निम्न द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, hv = hv0 + 1/2 mev²। और जहां me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v इसका वेग है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टीन देखिए दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से लेकर 1955 ईस्वी के मतलब इसका था डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। और जर्मनी में पैदा हुए और अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व के दो महान भौतिकी वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। दूसरे वैज्ञानिक इजाक न्यूटन थे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अपेक्षकीयता, ब्राउनी गति और प्रकाश विद्युत प्रभाव पर छपे उनके 3 शोध पत्रों ने भौतिकी के विकास को बहुत प्रभावित किया। और सन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रकाश के कण और तरंग दोनों जैसे गुण होते हैं, अर्थात प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है। प्रयोगों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रकाश तरंग या कण के समान व्यवहार करता है। और कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन के मान देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए दोस्तों धातु देखिए फ्रेंड्स, लिथियम का Ω0 eV दोस्तों 2.42 होता है, सोडियम का 2.13, पोटेशियम का K का दोस्तों 2.25, मैग्नीशियम का 3.7, कॉपर का दोस्तों 4.8 और क्या बोलते हैं चांदी का दोस्तों 4.3 होता है। और देखिए प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे यह गुजरती है। एक माध्यम से दूसरे तक जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है अथवा अपवर्तित रिफ्रैक्ट हो जाती है। प्रकाश में दृश्य परास में सभी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें होती हैं और सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है का विचलन सबसे कम और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत छोटा भाग होता है। और उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम देखिए फ्रेंड्स, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिए फ्रेंड्स, किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और परमाणु, अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है। और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफीय निगेटिव की तरह होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श पर डाला जाता है तो वह विकिरण की कुछ तरंग दैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है और द्रव द्वारा अवशोषित की संगत तुल्यप्त तरंग दैर्घ्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होती है। और उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं।
दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंगदैर्घ्य उपस्थित होती है। नेक्स्ट है, इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंगदैर्घ्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनके केवल विशेष तरंगदैर्घ्यों वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन में रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का विशेष महत्व होता है। और परमाणुीय उत्सर्जन देखिए, एटॉमिक इमिशन, हाइड्रोजन परमाणुओं या किसी और तत्व के उत्तेजित प्रतिदर्श द्वारा उत्सर्जित प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारकर विविक्त तरंगदैर्घ्यों की रेखाओं में पृथक किया जाता है। अतः उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो पृथक तरंगदैर्घ्यों का फोटोग्राफीय संसूचन होता है को रेखा स्पेक्ट्रम कहा जाता है। किसी निश्चित आकार के प्रतिदर्श में बहुत अधिक संख्या में परमाणु होते हैं। कोई एक परमाणु किसी एक समय पर एक ही उत्तेजित अवस्था में हो सकता है, किंतु परमाणुओं के समूह में सभी संभव उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। जब ये परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो उत्सर्जित प्रकाश से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणुीय अवशोषण, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। जब सफ़ेद प्रकाश को अनुत्तेजित हाइड्रोजन परमाणुओं से किसी रेखाछिद्र स्लिट और फिर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्राप्त प्रकाश में कुछ तरंगदैर्घ्यों की तीव्रता का अभाव हो जाता है और यह संसूचित स्पेक्ट्रम भी एक रेखा स्पेक्ट्रम होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिया निगेटिव होता है। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब H2 अणु योजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं जो विविक्त आवृत्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती हैं जिन्हें उनके आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है। बामर ने सन 1885 में प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर बताया कि यदि स्पेक्ट्रमी रेखाओं को तरंग संख्या v के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। और v इक्वल टू है यहाँ पे 109.677 बाय 1/2² माइनस 1/n² cm-1, जहाँ n एक पूर्णांक है जिसका मान 3 या 3 से अधिक होता है, अर्थात n बराबर 345 होता है। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर सीरीज कहा जाता है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। और स्वीडन के एक स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जोहान्स रिबर्ग ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाएं निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाई जा सकती है। v इक्वल टू है यहाँ पे ये सूत्र देख लीजिएगा आप लोग, जहाँ n बराबर 1 और n2 बराबर n1 प्लस 1 n2 प्लस 2 डैश डॉट और यहाँ पे 109.677 cm-1 के नाम को हाइड्रोजन का रीडबर्ग स्थिरांक स्थिरांक कहते हैं। n1 बराबर, जहाँ की दोस्तों देखिए 1 2 3 4 और 5 वाली रेखाओं की 5 श्रेणियाँ क्रमशः लाइमेन, बामर, पासन, बेक्रेट तथा फंड श्रेणियाँ कहलाती है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, परमाणु हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं श्रेणी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे n1 और n2 है, स्पेक्ट्रमी क्षेत्र है। लाइमेन 1 2.3, पराबैंगनी, बामर 2 3.4, दृश्य और पासन है 3 4.5, अवरक्त और ब्रैकेट 4 5.6 है, अवरक्त फंड है 5 6.7 डॉट अवरक्त। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है दोस्तों, बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, बोर्स एटॉमिक हाइड्रोजन मॉडल। सन 1912 में नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत आधारित हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप की अवधारणा प्रस्तुत की जो निम्न है। एक है दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। इन्हें कक्ष अथवा कोष कहा जाता है। इन कक्षों की संख्या 1 2 3 4 डॉट या KLMNO4 से प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π या इसका गुणज होता है। यहाँ h प्लैंक नियतांक है और m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग तथा r बराबर कक्ष की त्रिज्या है। परमाणु का कोणीय संवेग देखिए mvr बराबर nh/2π होता है और mr² ओमेगा बराबर nh/2π। और एक निश्चित 3 बार देखिए, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उच्च कक्षा से निम्न कक्षा अथवा निम्न से उच्च कक्षा में जाने पर ऊर्जा का क्रमशः उत्सर्जन व अवशोषण होता है।
E2 माइनस E1 बराबर NHB। नील बोर देखिए, नील बोर डेनिश वैज्ञानिक थे, परमाणु के अस्थायित्व का सिद्धांत दिया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोर ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए उत्साहपूर्वक कार्य किए और इन्हें 1957 में एटम फॉर पीस प्राइज दिया गया था। और देखिए इन्हें 1957 में एटम फॉर पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट देखिए अनिश्चितता सिद्धांत का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि यह नियम निश्चित मार्ग या प्रक्षेप पथ ट्रैजेक्टरीज के अस्तित्व का खंडन करता है। किसी पिंड का प्रक्षेप पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति एवं वेग से निर्धारित किया जाता है। यदि हमें किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति एवं वेग तथा उस क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो यह बता सकते हैं कि बाद के किसी समय में पिंड कहाँ पर होगा। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी पिंड की स्थिति एवं वेग से उसका प्रक्षेप पथ निश्चित हो जाता है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होता है, जहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी अब परमाणुीय पिंड के लिए एक साथ उसकी स्थिति एवं वेग का निर्धारण किसी क्षण यथार्थता के किसी वांछित हद तक संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रक्षेप पथ के बारे में बात करना संभव नहीं है। यदि 1 मिलीग्राम 10⁻⁶ kg द्रव्यमान वाले पिंड पर अनिश्चितता सिद्धांत लागू किया जाए तो डेल्टा V गुना डेल्टा x बराबर h/4 पाई m। वर्नर हाइजेनबर्ग 1901 से 1976 देखिए, वर्नर हाइजेनबर्ग ने म्यूनिक विश्वविद्यालय से सन 1923 में भौतिकी में PhD की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने तब 1 वर्ष मैंक मार्क के साथ म्यूनिक में तथा 3 वर्ष को पेन हेगन में नील बोर के साथ कार्य किया। वे सन 1927 से 1941 तक लीपसिप में भौतिकी के प्रोफेसर रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे परमाणु बम पर जर्मन अनुसंधान के प्रभारी थे। युद्ध के बाद उन्हें ग्वेंटिंगन में भौतिकी के मैक्स प्लांक संस्थान का निदेशक नामित किया गया। वे एक जाने माने पर्वतारोही थे और सन 1932 में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल के प्रमुख लक्षण देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल परमाणु संरचना का यह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है और परमाणु के क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट देखिए, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। नेक्स्ट है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन पाए को परमाणु कक्षक कहते हैं। जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है, चूँकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं। अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलों तथा कक्षकों पर ही आधारित है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियाँ उसके कक्षक तरंग फलन ओमेगा में उपस्थित होती है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा ओमेगा से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो जाता है। और किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात उस बिंदु पर ओमेगा स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है और यह हमेशा धनात्मक होता है। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर ओमेगा स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए जाने की संभावना अधिक होती है। और कक्षक और क्वांटम संख्या देखिए फ्रेंड्स, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स।
यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, किसी परमाणु में कई कक्षक संभव होते हैं। गुणात्मक रूप में इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति और अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। और छोटे आकार के कक्षक का अर्थ यह है कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक है। और इसी प्रकार आकृति और अभिविन्यास यह बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता किसी दूसरी दिशा की अपेक्षा एक दिशा में अधिक है। और क्वांटम संख्याओं द्वारा परमाणु कक्षकों में अंतर किया जा सकता है। और प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं n, l और ml द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान 1 2 3 ... आदि हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक उसकी ऊर्जा के बारे में पता चलता है। मुख्य क्वांटम संख्या से कोष सेल का भी पता चलता है। n का मान बढ़ने के साथ अनुमत कक्षकों की संख्या भी बढ़ती है। इसे n द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, n के निश्चित दिए गए मान के लिए सभी कक्षक परमाणु का एक कोष बनाते हैं। इन्हें निम्नलिखित अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। n बराबर 1 2 3 4 कोष देखिए KLMN होता है। और मुख्य क्वांटम संख्या भी बढ़ने के साथ कक्षा का आकार बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं। चूँकि एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को धनावेशित नाभिक से दूर होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो n के बढ़ने से कक्षक की ऊर्जा बढ़ेगी। नेक्स्ट दिगंशीय क्वांटम संख्या, इसको L कक्षक क्वांटम संख्या, कक्षक कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या भौम क्वांटम संख्या, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। n के लिए n के दिए गए मान के लिए l के 0 से n-1 तथा n मान हो सकते हैं। अर्थात n के लिए दिए गए मान के l के मान 0 1 2 ... n-1 हो सकते हैं दोस्तों। और यह कक्षा के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। उपकक्षा सब ऑर्बिट देखिए और यहाँ पे आकार शेप देखिए। उपकक्षा l बराबर 0 गोलाकार 0 होता है। p उपकक्षा l बराबर 1 डमरूकार ये होता है। d उपकक्षा l बराबर 2 द्वि डमरूकार होता है। और f उपकक्षा l बराबर 3 जटिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m1 समन्वय अक्ष के संगत कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। किसी उपकोष के लिए m1 के 2l+1 मान संभव है। इन मानों को इस प्रकार दिया जाता है। m1 बराबर -1 ये देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, पूरा एग्जाम्पल है। और इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण s स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में ये क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं है। इनमें कुछ रेखाएं द्विक 2 रेखाएं पास पास तथा कुछ रेखाएं त्रिक 3 रेखाएं पास पास होती है। और तीनों क्वांटम संख्याओं द्वारा अनुमानित ऊर्जा के अलावा यह कुछ और ऊर्जा स्तरों की उपस्थिति का संकेत करता है। सन 1925 में जॉर्ज उहलेनबेक और सैमुअल गाउट स्मिथ ने 1/4 क्वांटम संख्या की उपस्थिति प्रतिपादित की, जो इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर ठीक वैसे ही प्रचक्रण करता है जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने अक्ष पर प्रचक्रण करती है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त नेज इंट्रिंसिक प्रचक्रण कोणीय संवेग होता है। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एक सदिश वेक्टर राशि है। इसके किसी चुने हुए अक्ष के सापेक्ष 2 अभिविन्यास हो सकते हैं और जिनमें प्रचक्रण क्वांटम संख्या ms के द्वारा भेद किया जा सकता है। और ms का मान +1/2 या -1/2 हो सकता है। इन इलेक्ट्रॉन की 2 प्रचक्रण अवस्थाएं स्पिन स्टेट्स भी कहते हैं। आमतौर पर वे तीनों ऊपरी प्रचक्रण स्पिन अप और निचला प्रचक्रण स्पिन डाउन द्वारा दर्शाए जाते हैं। और नेक्स्ट देखिए, कक्षा, कक्षक एवं इनका महत्व। ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, इट्स इम्पोर्टेंस। कक्षा तथा कक्षक का अर्थ समान नहीं है। कक्षा जिसे बोर ने प्रतिपादित किया, नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन के इस पथ का सही निर्धारण करना संभव है। अतः बोर की कक्षाओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है दोस्तों। और इनके अस्तित्व को कभी प्रयोग द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता। और इसके विपरीत कक्षक एक क्वांटम यांत्रिक धारणा है। और यहाँ पर देखिए, और यह परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन ओमेगा का वर्णन करता है। इस 3 क्वांटम संख्याओं को दोस्तों n, l, m1 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसका मान इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, जिससे ओमेगा का कोई भौतिक अर्थ नहीं होता, परंतु तरंग
फलन के वर्ग अर्थात ओमेगा स्क्वायर का भौतिक अर्थ होता है किसी परमाणु के किसी बिंदु पर ओमेगा स्क्वायर उस बिंदु पर प्रायिकता घनत्व का मान देता है, और प्रायिकता घनत्व प्रति इकाई आयतन प्रायिकता का मान होता है, और एक छोटे आयतन जिसे आयतन अवयव कहा जाता है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्वांटम संख्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्वांटम संख्या का सबसे पहले प्रकार देखिए फ्रेंड्स। एक हो गया मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि दोस्तों इसका सिंबल है n। यह सदैव पूर्णांक शून्य को छोड़कर होती है दोस्तों। और प्रदत्त जानकारी इन्फॉर्मेशन देखिए इलेक्ट्रॉन का कोष, सेकंड में हो गया कोष का ऊर्जा स्तर, थर्ड हो गया आकार की जानकारी देता है। नेक्स्ट दोस्तों द्विगंशी क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर अथवा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एल हो गया दोस्तों किसी मुख्य क्वांटम संख्या एन के लिए एल का मान 0 से n-1 तक हो सकता है। और नेक्स्ट दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उपकोष कक्षक के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकार की जानकारी देता है। थर्ड में है फ्रेंड्स चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स m बराबर किसी द्विगंशी क्वांटम संख्या L के लिए m का मान पॉजिटिव से नेगेटिव तक सभी पूर्णांक हो सकते हैं। और नेक्स्ट है किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या तथा उनकी दिशा की जानकारी देता है। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर। यस देखिए दोस्तों यह किसी अन्य क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं है। दक्षिणावर्त चक्रण के लिए s बराबर +1/2 तथा वामावर्त चक्रण के लिए s बराबर -1/2 होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन चक्रण की दिशा की जानकारी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज अथवा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज देता है दोस्तों। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कक्षकों की ऊर्जाएं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु में कक्षकों की ऊर्जा निम्नलिखित क्रम में बढ़ती है दोस्तों। यहाँ के दोस्तों 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f ये होता है। और परमाणु में कक्षकों का भरा जाना दोस्तों फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। ठीक है दोस्तों विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अपवाह नियम के अनुसार भरे जाते हैं। अपवाह नियम दोस्तों पाउली अपवर्जन सिद्धांत, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड के अधिकतम बहुलता नियम, हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल और कक्षकों की अपेक्षित ऊर्जाओं पर आधारित है। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स अपवाह नियम अपवाह प्रिंसिपल। जर्मन भाषा में अपवाह शब्द का अर्थ है निर्माण होना, और कक्षकों का निर्माण होने का अर्थ है कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। और इस नियम के अनुसार परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। और सारणी n+1 नियम के आधार पर बढ़ती ऊर्जा के साथ कक्षकों की व्यवस्था देखिए यहाँ पे कक्षक 1s n का मान 1 होगा, एक का मान का 0 n बराबर 1 + 0 बराबर 1, 2s बराबर 2 0 और 2 + 0 बराबर 2 होता है दोस्तों। और आगे देखिए फ्रेंड्स और यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स ये सब है 44p तक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा को उपलब्ध कक्षक में जाते हैं और उनके भरने के बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों को भरते हैं। और किसी कक्षक की ऊर्जा प्रभावी नाभिक आवेश पर निर्भर करती है और विभिन्न प्रकार के कक्षकों पर इसका परिमाण भिन्न होता है। इसलिए ऐसा कोई भी एक क्रम नहीं है जो सभी परमाणुओं के लिए सही हो, तथापि कक्षकों की ऊर्जा का निम्नलिखित बढ़ता क्रम अर्थात उनको भरे जाने का क्रम अत्यंत उपयोगी है दोस्तों। जैसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स बहुत बार कक्षकों का ऊर्जा स्तर मिलता जुलता होता है और परमाणु की संरचना में हल्का सा परिवर्तन कक्षकों को भरने के क्रम में परिवर्तन ला सकता है। देखिए दोस्तों ये कैसे बढ़ता है 1s 2s फिर 2p 3s ऐसे करके दोस्तों भरा जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स पाउली अपवर्जन सिद्धांत पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। विभिन्न कक्षकों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अपवर्जन सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे ऑस्ट्रिया के वॉल्फगंग पाउली नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। और पाउली अपवर्जन सिद्धांत को इस प्रकार भी कहा जा सकता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण विपरीत होने चाहिए। और मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। नेक्स्ट हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है।
इन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। इन्हें समभ्रंश कक्षक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। यह नियम इस प्रकार है, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक उस पर कोष के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। और देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला चैप्टर है फ्रेंड्स 3 नंबर में रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इसका कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ये दो वैज्ञानिक, एक लेविस और एक क्लोजल है दोस्तों, कौशल है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, परमाणु का आकार, साइज ऑफ एन एटम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए दोस्तों परमाणुीय त्रिज्या देखिए फ्रेंड्स, एटोमेटिक रेडियस। किसी यौगिक के दोस्तों यहाँ पे है, किसी यौगिक के विलगित परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के मध्य दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं और इसे एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। और सह संयोजन त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, समान परमाणुओं द्वारा बनाए गए एकल सह संयोजन बंध की दूरी का आधा सह संयोजक त्रिज्या कहलाती है। नेक्स्ट, धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस, धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य की अंतर नाभिक दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आयनिक त्रिज्या, किसी आयन की त्रिज्या उसके नाभिक से वह दूरी है जहाँ तक उस नाभिक का प्रभाव इलेक्ट्रॉन क्षेत्र पर पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु द्वारा अधिकतम आयतन को परमाणु आयतन कहते हैं, अर्थात परमाणु आयतन बराबर परमाणु भार बटे घनत्व। नेक्स्ट है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। किसी विगलित गैसीय परमाणु में कम दृढ़ता से बंधे इलेक्ट्रॉनों को निकाल देने पर धनायन का निर्माण होता है और इस क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा आयन विभव कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए दोस्तों, किसी विगलित उदासीन परमाणु में एक बाह्य इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर देने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं और इससे एक ऋणायन का निर्माण होता है। और विद्युत ऋणता, देखिए दोस्तों, किसी अणु के परमाणु में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। इस तरह की विद्युत ऋणता बराबर दोस्तों आयनन विभव प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता बटा 5.6 होता है दोस्तों। और आयनन देखिए दोस्तों, आयन, यहाँ पर आयन देखिए फ्रेंड्स, परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन व ऋण आयन। धन आयन देखिए यहाँ पे कैसन तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन निकलने से धनायन बनता है और इस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है और Ag प्लस ऊर्जा बराबर A प्लस प्लस E माइनस, धातु परमाणु ये हो गया और ये धन आयन हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम अपने इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।